बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम। अगेन वी आर कंटिन्यूइंग असेसिंग टेक्स्ट। आज टेक्स्ट को एसेस करना, उसके बारे में अंदाज़ा लगाना, अप्रोच करना टेक्स्ट तक ही हम सीख रहे हैं। ओपिनियन, फैक्ट्स और टाइम सीक्वेंस वगैरह हम डिस्कस कर चुके। आज हम देखेंगे वी आर गोइंग टू बीइंग बाय लुकिंग एट हाउ राइटर्स ब्रिंग देयर कैरेक्टर्स, कि जो राइटर है, लिखने वाला, वो कैसे अपने करेक्टर्स को टू लाइफ, वो ज़िंदगी में कैसे अपने करेक्टर को लाता है बाय एम्प्लॉइंग डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव एंड अदर टेक्निक्स। किसी स्टोरी में अगर करेक्टर कोई ऐड करता है राइटर, तो वो उसको करेक्टर को लाइफ के नियर लाइफ कैसे ब्रिंग करता है। उसमें डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि उसको डिस्क्राइब करके, इन डिटेल बयान करके, जो डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स उस पर अप्लाई करता है, उसको हम देखेंगे वो कैसे करता है। और सेकंड हाफ में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल टेक्स्ट पर्टेनिंग टू योर फील्ड ऑफ स्टडी कंप्यूटर। ये तो आप खुद ही करेंगे क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ चुके हैं ना। अब कैरेक्टर्स देखें पहले। ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनेटिव राइटिंग हैज़ टू डू विद पीपल इन सम वे और द अदर्स। आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं। ड्रामा देखना आप छोड़ दें, स्टोरी पढ़ें। मतलब हम टेक्स्ट को रीड करना सीख रहे हैं, रीडिंग पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम पढ़ने से एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई करेक्टर यूज़ हुआ है, वो आपको बताएगा कि वो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। अब वो आपके ना माइंड में आप समझे किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। हमने आई थिंक ये पढ़ा हुआ है, मे भी 001 में पढ़ा है आपको, या मैंने आपको पढ़ा है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ये होती है, अगेन इसको डिस्कस कर लेते हैं, कि आपके सामने बताया जाए कि इतना बड़ा सा वो गार्डन था, उसके इस कोने में ये, इस जो कोने में या इस साइड पे ये चीज़ थी, दूसरी साइड पे उसकी ये चीज़ थी, एक कॉर्नर में उसके नीम ट्री था, एक कॉर्नर में उसके रोज़ फ्लावर्स थे, उसके दरमियान में एक रो थी ग्रास की। मतलब ये एक इमेजिनेटिव जो वर्ड है आपके माइंड में क्रिएट हो रही है, इमेजिनरी पिक्चर वो राइटर क्रिएट कर रहा है। किसके ज़रिए? अपनी जो डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी है उसके ज़रिए। अब मैंने आपको अभी एक चीज़ से एग्जांपल दी, एक जगह की। इसी तरह किसी करेक्टर को, किसी बंदे के बारे में वो बता रहा है कि वो इस ऐसी वो गाड़ी थी, उससे वो निकला, उसने पहले ये वाला पाँव भाई रखा, फिर उसने सनग्लासेस लगाए हुए थे, उतारे, बाल ऐसे बने हुए थे। ये नॉवेल्स में डेफिनेट ऐसी बातें होती हैं। तो ये क्या कर रहा है राइटर? डिस्क्रिप्टिव टेक्निक यूज़ कर रहा है। और क्यों यूज़ कर रहा है? वो आपको इमेजिनेशन करवाना चाहता है कि वो जिस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है वो एज इट इज़ आपके माइंड में एक इमेजिनेटिव पिक्चर बन जाए। ठीक है, आप उसको इमेजिन करें। अच्छा, ये करता क्यों है? डू विद पीपल इन सम वे और अदर्स। वो बहुत से तरीक़ों से ये आपके माइंड में करवाता है, इमेजिनेशन बनाता है राइटर। वी आर गोइंग टू लुक एट सम ऑफ द वेज। कुछ हम ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे इन विच अ राइटर इज़ एबल टू ट्रांसलेट हिज विजन ऑफ द पीपल, जहाँ वो अपना विजन जो है, अपना जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो लोगों के आगे रखता है। वो तरीके हम पढ़ेंगे। ही इज़ राइटिंग टू द रीडर बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स। ज़ाहिर है वो अब उसको बता के, तस्वीर तो नहीं ना उसने दिखाई, ना गार्डन की, ना उस बंदे की जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। वो सिर्फ लफ्ज़ों से आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर रहा है। इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टेक्निक। In some ways, a painter or photographer has an easier task since he is able to present his ideas directly to as visual terms, though of course interpretation is necessary here too. वो कह रहा है कि अगर पेंटर कोई आपको एक तस्वीर बना के दे, वो एक तस्वीर में, वो होता है ना कि तस्वीरें बोलती हैं, वो एक तस्वीर ही ऐसी होगी, वो खुद बोल रही होगी। मतलब आप उसको देख के सब कुछ अंडरस्टैंड कर जाएंगे। लेकिन जो हम रीडिंग पढ़ रहे हैं ना, तो आपने रीडर को पढ़ना है, राइटर को पढ़ना है कि वो ऐसा टेक्स्ट उसने आपके लिए पेश किया जिससे आपके माइंड में एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट हो रही है। हाउ देन डज एन ऑथर अचीव द सेम इफेक्ट्स। वो कह रहा है कि एक जो पेंटर है वो चीज़ें अपनी ड्राइंग में बना के, तस्वीरें बना के, पोर्ट्रे करके रीडर को या उसके जो अपना व्यूअर है उसको दिखाता है। लेकिन एक राइटर जो है वो वर्ड्स में ये सारा कुछ कैसे कर लेता है कि वो ये सारा वो इमेजिन कर लेता है जो उसका रीडर है। अब इसकी वो टेक्निक्स आप देखें, 6 हैं। शोइंग एक्शन, वो एक्शन दिखाता है। मैंने बताया ना आपको कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला, पहले उसने एक पाँव बाई रखा, वो गाड़ी से निकला, उसने ग्लासेस लगाए हुए थे और गोगल्स, और फिर मतलब ऐसा सा उसकी पर्सनैलिटी। अब वो एक्शन दिखा रहा है। अब जैसे आप कह लें तोड़ फोड़ का, आप देख लें दंगा फसाद का, कि पहले उसने उठा के विंडो स्क्रीन में एक पत्थर मारा,
उसके बाद उसने एक वहाँ से उसको एक डंडा सा मिल गया, उसने वो मारा, मतलब वो एक्शंस क्रिएट कर रहा है। अब वो आपके माइंड में वो चल रहा होगा, पहले पत्थर मारना, फिर आपको विंडो टूटी भी नजर आ रही होगी, पत्थर से कितनी टूटी है, फिर वो एक डंडे से कितना ज़्यादा उसका ग्लास टूटा है, मतलब एक्शन को शो करेगा पहले। पुटिंग एक्चुअल वर्ड्स इनटू करेक्टर्स माउथ, जो वो आपका करेक्टर है, अब वो गालियाँ भी अगर बके, वो साथ साथ तोड़ फोड़ के गालियाँ भी बके, तो इसका मतलब है वो वर्ड्स जो हैं वो एक्चुअल करेक्टर के माउथ में पुट कर रहा है, यानी कि उसको अल्फाज ऐसे दे रहा है जो आपको उसकी इमेजिनरी उसकी इमेजिनेशन करने पर मजबूर कर रहे हैं। यूजिंग डायरेक्ट स्टेटमेंट्स डायरेक्टली, जो वो अब ज़ाहिर है इस तरह गुस्से में कोई कर रहा है तो आप जो स्टेटमेंट्स उसे एक्सपेक्ट करेंगे ना, वो डेफिनेट स्टेटमेंट वही वो आगे राइट डाउन करेगा राइटर, ताकि आपके माइंड में वो सही सारा उसका एक आप कह लें पोर्टे बन जाए। मेक कंपेरिजन एंड एसोसिएशंस, वो कंपैरिजन करेगा, एसोसिएट करना का मतलब है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मतलब मुंसलिक करवाना, वो ये वाली कंपैरिजन की और एसोसिएशन की टेक्निक यूज़ करेगा। एसोसिएटिंग विद वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और एक्शन बाय विच करेक्टर्स कैन ईजिली एंड क्विकली बी आइडेंटिफाइड, अब ऐसी वो एसोसिएशन यूज़ करेगा जिसके ज़रिए आपका करेक्टर है वो आसानी से आइडेंटिफाइड हो जाए, आप उसकी शनाख्त कर सकें। चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड बाय पिकिंग आउट अ पर्टिकुलर फीचर और डिटेल, चॉइस ऑफ वर्ड लफ्ज़ों के वो चुनाव ऐसा करेगा जिससे क्या होगा कि पर्टिकुलर फीचर और डिटेल दैट कॉज द करेक्टर विविडली टू माइंड, कि आपके दिमाग में वो उस करेक्टर का उसकी एक इमेजिनरी पिक्चर बनी जाएगी, ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव करेगा। ये 6 टेक्निक्स जो है राइटर यूज़ करता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। अब एक्शन को पहले देखें। One of the ways a writer does this by showing the character performing some action which is typical of him or performing an action in a particular way reveals the kind of person he is. Example descriptive writing के देखें, our description of Pip's sister Mrs. Gargare from Charles Dickens' Great Expectations। ये पहले तो उसने एक्शन को ना डिस्क्राइब किया, जो मैंने आपको इधर एक एक लाइन पे मैंने आपको ये सारा डिस्क्राइब कर दिया, आपने खुद से पढ़ना अच्छे बच्चों की तरह। अब वो गलत चार्ल्स डिकन्स की एक राइटिंग है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशन होता है ना उम्मीदें जो आप लगाते हैं किसी से, उम्मीदें कहते हैं एक्सपेक्ट करना, किसी से उम्मीद लगाना। तो इससे ये एक पैराग्राफ लिया गया है जिसको आप खुद ही अच्छे बच्चों की तरह रीड आउट करेंगे और आप देखेंगे इसमें एक्शन होगा। एक्शन मैंने आपको समझा दिया है ना, आप मुझे पता है अच्छे बच्चे कितने हैं, आप एक्शन मूवीज़ भी देखते होंगे, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ल्स डिकन्स की राइटिंग है, इसको आपने रीड आउट करना है तो आपको एक्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है सेकंड पे स्पीच। वो जो हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ी कि वो पुट्स वर्ड्स जो उसको उसके करेक्टर के माउथ में पुट करता है वर्ड्स, यानी कि उसको बोलना सिखाता है ना करेक्टर को जो उसने क्रिएट किया होता है। अनदर वे इन विच राइटर्स कैन इंडिकेट करेक्टर इज थ्रू द वर्ड्स दे पुट इनटू द करेक्टर्स माउथ। दिस इज ऑफ कोर्स एन इम्पॉर्टेंट पॉसिबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या करता है कि उसको बोलना सिखाता है। अब वो ऐसे वर्ड्स होंगे जैसे उसने सिचुएशन क्रिएट किया, डेफिनेटली वैसे वर्ड्स होंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिचुएशन उसने एक ऐसी क्रिएट कर दी है, एक मतलब आप कह रहे हैं फर्स्ट का समा है, एक मतलब लड़ाई हो रही है, तो अब ऐसे वो वर्ड्स तो नहीं ना उस कैरेक्टर से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बड़ा पोलाइट सा बोले, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करे। जाहिर है वो गालियाँ देगा या फिर गुस्से में बोलेगा या हार्श वर्ड्स यूज़ करेगा, क्योंकि उसको पोर्ट्रेट जो ऐसे किया गया, पहले उसके एक्शन ऐसे क्रिएट किए, फिर उसके अब स्पीच जो है उसके माउथ में जो वर्ड पुट करने हैं करेक्टर के, वो भी ऐसे ही होंगे जो उसके एक्शन को डेफिनेटली सपोर्ट करते होंगे। Dramatics are to reveal his character through his speech, but writers employ other devices as well. Still, the following passage from P.G. Wodehouse's Thank You Jeeves। अब ये ऊपर जीव्स वाला तो हमने पीछे भी पढ़ा था, I saw you last night Paul, ये वो। अब ये आपने खुद से पढ़ लेना है, ये उसमें उसको अपने करेक्टर को क्या कर रहा है, बोलना सिखा रहा है। ऊपर उसने एक्शन सिखाया, इसमें वो कह रहा है अपने करेक्टर को बोलना सिखा रहा है। ये आपने रीड आउट करने हैं ज़रूर, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, ये ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं रीड आउट नहीं कर रही। थर्ड पे देखें डायरेक्ट स्टेटमेंट्स। Some writers tell us about their character directly instead of showing them all, allowing us to draw our own conclusion। अब ऐसे होता है, एक्शन बता दिया राइटर ने कि ये कर रहा है, उसके मुंह से जो वर्ड्स बोल रहे थे डायलॉग्स वो भी लिख दिए, स्पीच भी उसे बोलना भी सिखा दिया। उसके बाद क्या करेगा, वो अपनी ओपिनियन देगा राइटर कि ये इस तरह इसलिए कर रहा था या ये इस वजह से हो रहा था, वो उसके अपनी ओपिनियन यानी कि खुद से अपनी स्टेटमेंट्स देगा पर्सनली।
दे बोइल्ड ऑन डिटेल अनटिल वी हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ देयर अपीयरेंस। मतलब एक तो एक्शन से और उसकी स्पीच से कुछ पिक्चर हमारे माइंड में बन गई ना, उसके बाद जो रहती सहती कसर है ना, वो अपनी डायरेक्ट स्पीच से जो राइटर है आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर उसका इमेज बना देगा, वो जो उसने आपको बताया है या जिसकी बातें आपको सुनवाई हैं, ठीक है। उसकी हैबिट्स बताएगा, उसके ओपिनियन बताएगा, उसकी लाइफ हिस्ट्री बताएगा। अब अगर मैंने आपको जैसे एक विंडो स्क्रीन तोड़ने की एग्जांपल दी, पहले उसको पत्थर मारा, उसके बाद उसको जाके किसी स्टिक से उसको हिट किया, मारा डंडे से किसी, उसके बाद कुछ वर्ड उसने मुंह से बोले जो स्पीच में हमने किया। अब उसके बारे में डायरेक्ट स्टेटमेंट वो ये देगा कि वो जो बंदा ये कर रहा था ना, वो अब बताएगा राइटर कि वाकई बदमाश है, लाइफ हिस्ट्री इसकी ये कहती है, या अभी अभी उसको कुछ गुस्सा आया जिस वजह से वो ये कर, अपनी ओपिनियन बताएगा, उसकी हैबिट्स बताएगा, जिसके उसको पढ़ के ना आपके माइंड में सही क्लियर पिक्चर बन जाएगी। हेयर इज़ एन अकाउंट ऑफ कैरेक्टर कॉल मिस आर्कराइट। ये भी आप खुद से ही पढ़ेंगे अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट का बताया गया है। काफ़ी सा लंबा सा ये पैराग्राफ है, लेकिन आपने इसको रीड आउट करना है, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश में प्रॉब्लम होती होगी ना, और तो कोई बात नहीं है, तो आप उसको डिक्शनरी से हेल्प लें। अगर आप डिक्शनरी वैसे हमने पढ़ना सीखा है ना इसमें आपके लेक्चर्स में, अगर आपको नहीं सिखाया तो 001 को ज़रूर सिखाया है डिक्शनरी आपको डिक्शनरी से करना है। तो अगर आप जो सॉलिड फॉर्म में डिक्शनरी है, मतलब पेपर फॉर्म में, वो आप यूज़ नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन यूज़ कर लें। वैसे भी आपकी स्टडीज़ ऑनलाइन है, साथ साथ गूगल पे हर चीज़ होती है। आपने एक एक वर्ड की उर्दू देख के जिसका आपको मीनिंग नहीं आता, और फिर से इन पैराग्राफ्स को सबको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपका लेक्चर शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक वीडियो में कवर हो जाए आपके लेक्चर सारे के सारे जितने रह गए, कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो में ही हो जाए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसको खुद से पढ़ें, क्योंकि अब आप बड़े हो गए ना, 13वें 14वें लेक्चर पे। अब सब कुछ मैंने आपको फीड तो नहीं ना करना, खुद से भी आप अच्छे बच्चों की तरह पढ़ेंगे। वेल 4 कैरेक्टरिस्टिक है किसकी भला डिस्क्रिप्टिव जो राइटर है वो अपने करेक्टर को लाइफ कैसे देता है। यानी कि एक करेक्टर है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब ज़ाहिर एक नावल लिखा है, कहानी गढ़ी है उसने खुद से, जो भी लिखा है वो चीज़ एक एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिसका वजूद ही नहीं है। आप माइंड में उसके लिए इतने सुहाने ख्याल, मतलब समटाइम ऐसा होता है ना, आप नावल पढ़ रहे हैं तो आपकी जो बाइस्ट हो जाते हैं एक पर्सन, मतलब एक मजलूम है उसको मार पड़ रही है, या आप कहेंगे यार ये बेचारा, ये इसी के आपकी जो हमदर्दियाँ वो उसके साथ हो जाती हैं। अब वो आप इमोशनली उससे अटैच हो रही हैं, लेकिन इन रियल एक्चुअल बेस पे तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो सिर्फ लिखा हुआ है ना राइटर में। मतलब एक ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती उसको वो लाइफ दे रहा है राइटर, एक किस्म का। ये बहुत बड़ा आर्ट है ना। तो अब वो लाइफ जिन चीज़ों तरह से देता है, वो 6 कैरेक्टरिस्टिक हमने ऊपर पढ़ी, फिर हमने 3 डिस्कस की। अब चौथे नंबर पे आ गया कंपैरिजन एंड एसोसिएशंस। समटाइम्स राइटर्स टेल अस अबाउट देयर कैरेक्टर बाय कंपेयरिंग देम टू समथिंग एल्स। किसी और चीज़ से उसका मुआवजा कर देता है, विच कॉल्स अप एन इमेज इन आवर माइंड और बाय एसोसिएटिंग देम विद सम आइडिया और ऑब्जेक्ट दैट इज रिलेटेड और सिग्निफिकेंट। या तो किसी चीज़ से मुआवजा कर देता है कि हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, या फिर वो क्या करता है कि कोई ना कोई आइडिया हमारे माइंड में ज़रूर आ जाता है जो सिग्निफिकेंट होता है, उससे रिलेट करता है। हेयर इज़ अ डिस्क्रिप्टिव ऑफ मिस माइल्डस्टोन। अब ये एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, ये 2 पैराग्राफ ही हैं, इसको भी आपने पढ़ना है। यहाँ इसका कंपैरिजन एसोसिएशन कम है, इसको मैं आपको रीड आउट करवा देती हूँ, ठीक है। इसकी डिटेल कम है ना, तो ये ना आपको समझना है। इट वॉज मिस माइल्डस्टोन हु अराइव्ड। ये जो आई थी वो कौन थी? मिस माइल्डस्टोन। एंड अ ग्लूमी लुकिंग लेडी शी वाज। अब देखें वो उस बता रहा है, वो उस लेडी को डिस्क्राइब कर रहा है। डार्क यानी कि उसका कलर जो था वो थोड़ा सा डार्क था, लाइक हर ब्रदर, अपने भाई की तरह। अब देखें उसने लाइक हर ब्रदर कह के उसको क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया उसके भाई के साथ। whom she greatly resembled इन फेस एंड वॉइस। अब आगे और बताया कि वो अपने भाई की तरह, उसका कलर डार्क है जिससे वो मिलती जुलती है, रिजेंबल यानी कि उसके मुशाबत है भाई के साथ, उसके फेस में भी और उसकी वॉइस में भी, आवाज़ में भी। एडिड वेरी हैवी आईब्रोज, उसकी आईब्रोज हैवी हैं यानी कि ज़्यादा बाल हैं। अब इसका ये मतलब है कि भाई की भी हैवी होंगी। नियरली मीटिंग ओवर हर लार्ज नोज़, लंबा नोज़ है, इतनी हैवी आईब्रोज हैं कि वो उसके लंबे नोज़ से मिल रही हैं आके। अब देखें ना, आपके माइंड में उसकी शक्ल तो ज़रूर बन रही होगी और कुछ हो ना हो, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये होता है। बीइंग डिसेबल्ड बाय द रॉन्ग्स ऑफ हर काइंड फ्रॉम वेयरिंग विस्कर्स शी हैड कैरीड देम टू अकाउंट। यानी कि वो पीछे उसने बताया ना कि उसकी हैवी आईब्रोज थी, कि वो उसके नोज से टच हो रही थी, मतलब इतनी लंबी नाक तक वो छू रही थी, उसको मीट कर रही थी उसके आईब्रोज। वो इस वजह से थी कि वो बीइंग डिसेबल ऑफ रॉन्ग्स ऑफ हर काइंड फ्रॉम वेयरिंग विस्कर्स। विस्कस कहते हैं मूछें नहीं होती, मतलब जो मेल्स की होती हैं। अब वो फीमेल थी, वो कह रहे उसकी मूछें तो थी नहीं, लेकिन वो जो उसका ये वाला जो था ना
सीन के वो जो उसके हैवी आईब्रोज नोज को टच कर रही थी, शी हैड कैरीड देम टू दैट अकाउंट। तो वो जैसे किसी की मूछें, मतलब बड़ी बड़ी मूछें हों किसी बंदे की, तो वो इस तरह होता है ना टेरिबल सा, या किसी को अच्छी लगती है, किसी को खौफनाक लगती है, किसी को पर्सनैलिटी लगती है। अब अगेन इसमें अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो कह रहा वो जो उसका वो वाला सीन था ना हैवी आईब्रोज वाला, वो ऐसे विस्कर्स जैसे शो करती है ना, वैसा शो कर रहा था। शी ब्रॉट विद हर 2 अनकम्प्रोमाइजिंग हार्ड ब्लैक बॉक्सेस। क्या वो लाई साथ अपने अनकम्प्रोमाइजिंग यानी कि कंप्रोमाइज़ ना करने वाले 2 सख्त ब्लैक बॉक्सेस, 2 सख्त स्याह डिब्बे, हाँ, विद हर इनिशियल्स ऑन द लिड्स इन हार्ड ब्रास नेल्स के साथ उसने वो उसके जो ऊपर था इनिशियल्स उस पर थे, उस जो उसका लिड है ना, ऑन द लिड इन द हार्ड ब्रास, उस पर कुंदा थे किस्म का कह सकते हैं। इनिशियल्स करते हैं वो जो उसके नाम थे, कुछ शुरू वाले नाम नहीं होते, नाम के वो कुछ लकाबात होते हैं, वो उस पर थे। लिड उसके ढक्कन पे जो ब्लैक बॉक्सेस थे उसके ढक्कन पे वो इनिशियल्स थे, हार्ड ब्रास नेल। ब्रास कहते हैं पीतल को, पीतल के जो नेल्स होते हैं ना, उससे वो उसके इनिशियल्स उस पर बॉक्स के लिड पे थे। राइट डाउन कह सकते हैं या कुंदा कह सकते हैं, इंग्रेव कह सकते हैं। व्हेन शी पेड द कोचमैन शी टुक द मनी फ्रॉम अ हार्ड स्टील पर्स। जब उसने कोचमैन को पे किया यानी कि उसको रकम अदा की, तो उसने पैसे कहाँ से निकाले, एक सख्त स्टील के पर्स से। एंड शी केप्ट द पर्स इन अ वेरी जेल। उसने उसको पर्स को किसी एक डिब्बे में रखा हुआ था, जैसे कि कोई चीज़ जेल में बंद होती है। ऑफ अ बैग विच अब देखें इसमें अगेन उसने जेल के साथ कंपैरिजन किया उसके पर्स को रखने से। कंपैरिजन तो मैं भूल ही गई थी, ये भी और यहाँ भी कंपैरिजन किया उसके भाई के साथ, और यहाँ भी मूछों के साथ उसके वो जो हैवी आईब्रोज है उनका कंपैरिजन किया है। देख रहे हैं ना आप कंपैरिजन, एसोसिएशंस भी यहाँ इधर हमें मिल जाती हैं। ऑफ अ बैग विच हंग अपॉन आर्म बाय अ हैवी चेन। अब वो बैग जो एक स्टील का पर्स था वो एक जेल में बंद था, एक डिब्बे की, वो उसकी एक क्या उसको कहते हैं चेन के साथ अटैच था, जो उसके कंधे के साथ लटक रही थी। अब इंग्लिश पढ़ के एक लफ्ज़ को उर्दू में ट्रांसलेट करना ना ऐसे ही अटक अटक के आता है। वेल एंड शट अप लाइक अ बाइट, और वो एकदम से ऐसे फ़ौरन से ड्रम करके वो बंद हो गया। जब उसने उसमें से पैसे निकाले वो बंद हो गया। आई हैड नेवर एट द टाइम सीन सच अ मेटेलिक लेडी। मैंने ऐसी मेटेलिक देहाती खातून पहले नहीं देखी थी। एज मिस मर्डस्टोन हैज़, जैसे कि मिस मर्डस्टोन थी। अब देखें अगेन उसको मेटेलिक लेडी से यहाँ भी कंपैरिजन कर दिया, एसोसिएट किया, बल्कि मेटेलिक लेडी से। ये एसोसिएशन की एग्जांपल है, ठीक है। ऊपर ये कंपैरिजन की हो गई, ये भी कंपैरिजन की, ये भी कंपेयर किया गया विस्कस के साथ। और यहाँ हैवी चेन हंग अपॉन आर्म, यहाँ एक और एग्जांपल थी, कहाँ गई, केप्ट पर्स, हाँ ये जेल के साथ जो कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। ये कंपैरिजन और एसोसिएशन दोनों आपको इस पैराग्राफ में मिल गई, समझा दिया, ठीक है। अब पिक आउट द वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स दैट डायरेक्टली सजेस्ट मेटल। अब मेटल वाले वर्ड्स, एक तो ये है ब्रास, मेटल को सजेस्ट करता है। अब मेटेलिक लेडी उसने उसको कहा है ना, इसलिए एक ब्रास उसको सजेस्ट करता है। यहाँ स्टील का वर्ड था, ये आ गया, ये स्टील का वर्ड। अब इस तरह आपने इसमें वर्ड निकालने हैं जो मेटल को सजेस्ट करने हैं, और क्या करना है, विच वर्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस मर्डस्टोन डू सजेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। मेटल की यानी कि किसी भी देहात की, मेटल में अब स्टील भी मेटल में आता है, ब्रास भी मेटल में आता है, और भी इधर होंगे। इसको आपने खुद से 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है, इसमें और मेटेलिक वर्ड निकलेंगे। वो कह रहे हैं उसको मेटेलिक लेडी क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि उसकी जो कंपैरिजन एसोसिएशन है वो मेटल के साथ उसने की पूरे पैराग्राफ में, इसलिए उसको मेटेलिक लेडी कॉल्ड किया। एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ इज दिस एसोसिएशन विद मेटल अप्रोप्रिएट, कि मेटल के साथ ये एसोसिएशन क्यों अप्रोप्रिएट है। ये इसलिए अप्रोप्रिएट है, मैं आपको उर्दू में बताऊंगी, इंग्लिश में आपने खुद में लिखना है। ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपने खुद से, ठीक है। क्योंकि उसने उसको लास्ट में मेटेलिक लेडी कहा है ना, वो कहता है कि ऐसी मेटेलिक लेडी जैसे ये है मैंने कभी नहीं देखी। मेटेलिक लेडी क्यों कहा है, क्योंकि ऊपर उसने वो ब्रास, स्टील और वगैरह वगैरह का डिस्कस किया, ऊपर वो नेल्स के बारे में भी डिस्कस किया है, तो इसलिए उसको मेटेलिक लेडी कॉल किया है। दैट्स वाई उसकी जो मेटल के साथ एसोसिएशन है वो ट्रू है इसमें, ठीक है। 5th पे पढ़ते हैं हम, एसोसिएशन ऑफ द कैरेक्टर्स विद वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और एक्शन बाय विच दे कैन इजीली एंड क्विकली आइडेंटिफाइड। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उसकी कैरेक्टर की एसोसिएशन जिससे वो इजीली आइडेंटिफाइड हो जाए, उसकी शनाख्त हो जाए, पहचान हो जाए। हु कैन एवर फॉरगेट, फॉर इंस्टेंस, ये उसने पहले ही ना एग्जाम्पल दे दिया। अब ये आप खुद ही पढ़ेंगे इसको एग्जाम्पल को अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। ऊपर मैंने आपको मेटेलिक लेडी वाली एग्जाम्पल समझाई है ना, एग्जाम्पल आई थिंक। तो इसके नीचे चार्ल्स डिकन्स हार्ड टाइम से ये लिया गया, अगेन चार्ल्स डिकन की राइटिंग है। ऊपर अभी आपने एक चार्ल्स डिकन्स की पढ़ी, ये भी चार्ल्स डिकन किया। अब वो कह रहा है कि अंडरलाइन द वर्ड दैट रेनफोर्स द आइडिया दैट थॉमस
ग्रैंड ग्रेंट इज अ मैन ऑफ फैक्ट एंड कैलकुलेशन वाई व्हाट डज द यूज ऑफ वर्ड सर एड टू पैसेज। अब वो इसमें वो मैन ऑफ फैक्ट्स एंड कैलकुलेशन होगा ना, कोई वो टाइम टेबल का ख्याल रखता होगा, जो इसमें थॉमस ग्रैंडन, इसमें कैरेक्टर जो यूज़ हुआ है, ये लिखा हुआ है नाम थॉमस ग्रैंड ग्रीन टू नो सा, और सर क्यों यूज़ हुआ है, ये आपने इसको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और फिर आपने इसका आंसर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट 6 नंबर पे चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड पिकिंग आउट अ पर्टिकुलर फीचर और डिटेल दैट काज द करेक्टर विविडली टू माइंड। ये भी ऊपर डिस्कस हमने किया हुआ है, जो छठी करेक्टरिस्टिक है इसकी। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स टेकन फ्राम एडवर्ड ब्लिशर्स ए चेक हैंडेड वॉर। ये अगेन एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आप खुद ही रीड आउट करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स को रीड आउट करने के बाद क्या करना है, डिस्क्राइब 5 वेरिड करेक्टर्स, 5 मुख्तलिफ इसमें से करेक्टर का आपने डिस्क्राइब करना है यूजिंग 1 सेंटेंस फॉर ईच। हर करेक्टर को सिर्फ एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है, ठीक है, एक सेंटेंस यूज़ करते हुए डिस्क्राइब करना है। फिर क्या करना है, and try to make them alive by the way you use words or giving to each a particular descriptive detail that defines him। तो जैसे आपने 6 करेक्टरिस्टिक पढ़ी, जिस तरह से करेक्टर को अलाइव करता है राइटर, यानी कि उसको हयात बख्शता है, ज़िंदगी बख्शता है। ज़िंदगी बख्शने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन इन सेंस के वो आपके माइंड में जो उसको क्रिएट कर देता है, उस तरह से आपने डिस्क्रिप्टिव टेक्निक यूज़ करनी है। मेनली जो आपको बात कही गई है, आपने 5 करेक्टर उनको एक एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है डिस्क्रिप्टिव टेक्निक यूज़ करके, ठीक है। अब सेंटेंस थोड़ा लंबा डेफिनेटली होगा क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टेक्निक है, इसमें सेंटेंस लंबा हो जाता है। ये आपने एक्सरसाइज करनी है इसके जो सारे ये पढ़ने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ शोन बाय, फॉर इंस्टेंस एन एग्जाम्पल ऑफ, ये टेबल सेम वर्ड्स हैं, लाइक सीन इन सच एज इलिस्ट्रेटेड बाय एग्जाम्पल एक्सेट्रा, दैट इज एग्जाम्पलीफाइड सेकंड थर्ड। मतलब ये जैसे ऊपर नहीं हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, सेम के लिए यूज़ होते हैं। सैम्पल सेंटेंसेस विद ईच इन एग्जाम्पल्स इन इटैलिक। पहली एग्जाम्पल देखते हैं, द स्विचेस लाइक द कोर्स। अब ये स्विचेस कोर्स की तरह, कोर्स कहते हैं वो एक बार सी नहीं होती, बार बनी होती है मैग्नेटिक मटेरियल की, जो काम अब स्विचेस करते हैं ना, वो कोर्स करती थी पहले, कि बार बनी होती है मैग्नेटिक मटेरियल की। अब मैग्नेटिक मटेरियल उसमें से कोई भी उसमें यूज़ हो सकता है, एक बार सी बनी होती है, और वो करती क्या है कि वो इस तरह वो एक दूसरे को मतलब करंट पास करने में, जैसे स्विच नहीं जो काम करता, सेम समझे वो कोर काम करती थी, लेकिन वो एक बार टाइप होता है, स्विच की तरह नहीं होती। अच्छा, आर कैपेबल ऑफ बीइंग इन वन। आप इसको गूगल करेंगे ना, कोर्स लिख के, कोर्स इन ओल्ड एज या फिर कोर्स लाइक स्विचेस, आपको आ जाएंगी तस्वीरें, वो आपने देख लेनी है, आपको क्लियर हो जाएगा कोर्स होते क्या है। ओके, आर कैपेबल ऑफ बीइंग इन वन ऑफ 2 पॉसिबल स्टेट्स दैट इज ऑन और ऑफ, मैग्नेटाइज्ड और अनमैग्नेटाइज्ड। वो कह रहा है जैसे स्विच ऑन करें तो लाइट ऑन हो जाती है, मतलब अगर कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज का इसमें एग्जांपल देना, और ऑफ़ करें तो वो चीज़ ऑफ हो जाती है। मतलब ऑन करने को अगर हम मैग्नेटाइज करें और ऑफ़ करने को अनमैग्नेटाइज करें, तो वो कहता है ऐसे जैसे स्विचेस करते हैं ना काम, ये कोर्स करती थी मैग्नेटाइज और अनमैग्नेटाइज, ठीक है। आर कैपेबल ऑफ बीइंग इन वन ऑफ 2 पॉसिबल स्टेट्स। तो स्विच की भी 2 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, या तो ऑन होता है या ऑफ होता है, तीसरी तो कोई स्टेज नहीं ना होती। वो अगर आप उसको तोड़ दे रख के, तो वो स्टेज तो ना हुई, वो तो एक डिस्ट्रक्शन हुई। तो और वैसे जो पॉजिटिवली और फैक्चुअल स्टेट्स हैं वो 2 होती हैं, ऑन या ऑफ। ऐसे ही वो कह रहा है कि कोर्स की या मैग्नेटाइज होती थी या मैंने आपको कहा ना एक मैग्नेटाइज बार होती है, तो वो मैग्नेटाइज मैग्नेट की बार बनी होती है ना, तो या मैग्नेटाइज हो सकती है या अनमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वो कह रहा है ऐसी स्विचेस की तरह इसकी भी 2 स्टेट सिर्फ ये होती थी। अब इस सेंटेंस में आपको इटैलिक क्या नज़र आ रहा है, ये दैट इज़, देखें ना इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है ना। अब वो क्या बताया कि सैम्पल सेंटेंस विद एग्जांपल्स इन इटैलिक, ये इटैलिक में जो लिखा हुआ है ये एग्जांपल है। अब उसने इसको उससे अगेन वही किया है, ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं ना, कि उसने कोर को एक स्विच से आप कह लें कि कैरेक्टराइज कर दिया है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल देखें, कंप्यूटर्स हैव सर्किट्स फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंट्स। अगेन ये देखें सच एज आपको नज़र आ रहा है इटैलिक फॉर्म में, ठीक है। द कंप्यूटर कैन ओनली डिसाइड 3 थिंग्स नेमली। अब ये 3 थिंग्स उन जिनके नेम दिए गए, अब ये नेमली भी आपको इटैलिक फॉर्म में नज़र आ रहा है। कंप्यूटर को उसने करेक्टराइज किया हुआ है 3 सिचुएशन 3 थिंग्स से।
नंबर लेस देन अनदर और टू नंबर इक्वल इज वन नंबर ग्रेटर देन अदर। वो कह रहे हैं 3 सिचुएशंस होती हैं सिर्फ, ये 3 स्टेट्स उसने बता दी। कंप्यूटर कैन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, ये वो जो सेकंड पार्ट नहीं था कंप्यूटर वाला, ये वो है आपका। कंप्यूटर कैन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एट एक्सट्रीमली रैपिड रेट्स, फॉर एग्जाम्पल अगेन इटैलिक में, they can solve certain arithmetic problems millions of time faster than a skilled mathematicians। एक skilled mathematician है उससे भी millions of time faster होता है कंप्यूटर। वो क्या करता है, arithmetic problem solve कर लेता है। ये 2 मिसालें उसके extremely rapid rates की। using the very limited capabilities possessed by all computers, the task of producing a university payroll, for instance again italic में, कैन बी डन क्वाइट ईजिली, यानी कि यूनिवर्सिटी पे रोल जो है वो जो पेज दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, वो सारा सीन वो कंप्यूटर बहुत आसानी से कर लेता है। वो जो और जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें से ये बहुत आसान एक टास्क जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। अच्छा अब मेरी बात सुने, ये पढ़ें लास्ट लाइन, द मार्कर्स फॉलोड द एग्जाम्पल सेपरेटेड बाई कॉमर्स। ये देखें, अगर ये हटाएं, ये इसके आगे आपको नज़र आ रहा है 2 डॉट्स, ये आपके पंक्चुएशन मार्क्स जो हमने पढ़े थे उनमें से हैं, ये कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ भी कॉमन नज़र आ रहा है, ये इधर भी होगा डेफिनेटली। वो कह रहा है ये मार्कर्स जो हमने इटैलिक में दिए गए, ये इटैलिक में तो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए गए, लेकिन ये इसके एक और निशाने भी गए, ये कॉमा के ज़रिए सेपरेट होते हैं। अब ऊपर जो आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थी, मैंने आपको सारी करवा दी। आप ऊपर वाले अच्छे से फोकस करें, सबकी एग्जांपल्स मैं अगेन आपको कह रही हूँ, अगर तो आपने उसको अच्छे से मास्टर करना है उस स्किल को, सबकी एग्जाम्पल्स बार बार उसको पढ़ें, एक बार नहीं एक बार डेफिनेटली सेंटेंस समझ नहीं आता, क्योंकि वो इंग्लिश राइटर्स के पैराग्राफ है ना, वो एक बार क्लियर नहीं होते, 2-3 बार उसको पढ़ेंगे। जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको आप डिक्शनरी से कंसल्ट करें, उसके बाद उनका मीनिंग अंडरस्टैंड करके उसमें से जो आपने हाईलाइट करनी है करैक्टरिस्टिक उसको हाईलाइट करें। और वो जो 5 सेंटेंस बनाने वाली वन स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट ईच सेंटेंस के लिए जो बनानी है ना, 5 करेक्टर्स को आपने अलाइव करना है या फिर उनको करेक्टरिस्टिक देनी है, जो ऊपर डिस्क्रिप्टिव टेक्निक की पड़ी वो आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।